तो पॉलीथीन इतना हिट इसलिए किया कि ये बहुत ही पतला होता है, लाइट वेट है। आप जो सामान खरीदे उसी का वेट को आप कैरी कीजिएगा। ठीक, आप जो सामान खरीदे उसके सामान के वेट में पन्नी का वेट जो है, कैरी केस का वेट थोड़ा सा ही इंक्रीज करेगा, वेट एकदम नेग्लिजिबल, फर्क भी नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं करेगा। वो किसी कार्टून के डब्बे की तरह नहीं है कि उसमें रखे कि कार्टून बड़ा होता है, इसलिए पन्नी हिट कर गया, लेकिन इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट है। ओके, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मेहनत करके अपने घर से झोला लेके गए वो किए, तो पन्नी, आप कितना पन्नी बचा दीजिए एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट में वेस्ट होने से, में ऐड होने से। एक पिछले क्लास में आपको बताया था, जो हम लोग दूध की थैली फाड़ते हैं उसका कोना जो आप कैंची से काटते हैं, सोचिए तो डेली वो कोना कटता है, और वो छोटा सा टुकड़ा जो है वो कभी नहीं चुना जाएगा, और वो ऑलवेज इट विल, वो जो है सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक बन के सॉइल में मिलेगा। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, आप, हम भी यही प्रैक्टिस करते हैं, जब भी इस तरह का कोई पॉलीथीन जिससे कुछ निकालना हो उसको काटे रहे, दूध का पैकेट हुआ चाहे मैगी के मसाला का पैकेट है, जिसमें आप उस प्लास्टिक के सैसे को आप काटते हो, तो इस तरह से काटो कि उसका एक एंड जो है उसमें अटैच्ड रह जाए, सटा हुआ रह जाए, पूरा कंप्लीटली अलग ना हो। जैसे दूध का पन्नी फाड़े, कोना से कैंची से काटे, ठीक है, एक तरफ से काट रहे हैं, दूसरा एंड छोड़ दिए, उसको कंप्लीटली पूरी तरह डिटैच मत नहीं किया, तो अटैच रह गया। उसके बाद दूध आप पोर कर लिए, उस पन्नी को डस्टबिन में डाल दिया। अब उस बड़े वाले पन्नी के साथ छोटा वाला जो टुकड़ा है वो कट के अलग नहीं हुआ, वो जुटा हुआ है। अब वो बड़ा वाला पन्नी चुनाएगा, उसके साथ छोटा वाला टुकड़ा भी चुना जाएगा, और वो रिसाइकल हो जाएगा। नहीं तो छोटा वाला टुकड़ा बच जाएगा, वो कभी रिसाइकल नहीं होता है। तो आपके पास एनवायरनमेंट जो है ऑप्शन दिया हुआ है, आप उन ऑप्शन पर वर्कआउट कीजिए, ये नहीं कि इग्नोरेंस और लापरवाही से छोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और हो रहा है। और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये सब रिसोर्सेस जो है वो या तो नहीं बचेंगे, और अगर बचेंगे भी तो उनकी क्वालिटी बहुत खराब होगी। ठीक है, जैसे आज आप लोग आरओ का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, आज से 50 साल पहले कौन आरओ पानी पीता है, भले मान लो आरओ का उस समय प्रचलन नहीं था, तो भी उस समय पानी हवा शुद्ध थी। समझे बात को, ये पानी और हवा जो प्रदूषित होनी शुरू हुई है, यह जब हम लोग केमिकल फार्मिंग की तरफ चले गए, उस समय से ये बहुत रैपिडली स्टार्ट हो गया। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर बहुत सारे खेती योग्य भूमि है, सब जगह खेत है, सब में हर साल मिलियन टन्स ऑफ खाद ऐड होता है, मिलियन टन्स आपका पेस्टिसाइड ऐड होता है उसी सॉइल में, और आप हर साल ऐड करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, कहाँ जाएगा पानी, बारिश होगा, वाटर टेबल में मिलेगा, आपके ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज में मिल जाएंगे वो सारे, पानी में रह रही मछलियों के अंदर चले जाएंगे। डीडीटी जो आपने इतना इस्तेमाल किया मलेरिया के इरेडिकेशन के लिए, मच्छर को मारने के लिए, जो जगह जगह नाली में सफेद पाउडर जो छिड़के हैं, वो सब पानी में जो है वाटर बॉडी में जाके कहाँ जाएगा, वो वाटर बॉडी में जाएगा। वहां से क्या होगा, मछली जो पानी में रहने वाली उस मछलियों के शरीर में चला जाएगा। जो डीडीटी पहले था आपका पानी में मिलने के बाद, जो क्योंकि अब वाटर बॉडी में मिला, जो सपोज फॉर एग्जांपल 10 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन डीडीटी दैट इज प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी, वो अब मछली के बॉडी में जाके, चूंकि डीडीटी जो है फैट सोल्यूबल होता है, मछली के अंदर फैट में डिजोल्व होते होते एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, आप जो खा भी रहे हैं, आपके जो फूड चेन में जो भोज्य पदार्थ जो इंक्लूडेड है, उसमें बायोमैग्निफिकेशन हो गया आपके करतूतों की वजह से। अब उस मछली को जो, क्योंकि जितना पानी में था मछली तो रह रही है, वो फैट डिजोल्व होता है तो उसके अंदर जमा होते जाएगा डीडीटी। अब उस मछली को जनरली सब लोग खा ही रहे मछली, उस मछली को जो खाएगा उसके अंदर, मछली के अंदर जो भी डीडीटी है वो सब ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया, और फिर अगेन डीडीटी इज द फैट सोल्यूबल, आपके बॉडी में भी फैट है, आपके फैट में सोल्यूबलाइज्ड हो गया। व्हाट इट विल डू, डीडीटी, it will fasten your age, it will reduce your mental capability, okay, it will break down your chromosomes,
ओके। और फ्यूचर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पर असर पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन पर असर जाएगा। ये डीडीटी बच्चों में अगर जाता है दूध के माध्यम से तो उनका मानसिक विकास अवरुद्ध करता है, कम करता है। तो जो डीडीटी आप 70 के दशक में, 80 के दशक में, इवन 90 के दशक में आज भी छिटाता ही है। हालांकि दुनिया में सारे देशों में कई सारे, लगभग बहुत सारे देशों में डीडीटी बैन कर दिया गया है। हमारे यहाँ भी हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बहुत फार रीचिंग, मतलब दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। इतनी सारी जो बीमारियां हो रही हैं, किसी को कैंसर, किसी को डायबिटीज, किसी को कुछ, किसी को हार्ट अटैक, ये सब जो हो रहा है, बहुत सारा बीमारी, ये सब इनका भी योगदान है इसमें, ठीक है। तो अब आप समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितनी जरूरी है। यानी हमारा डेवलपमेंट भी हो और यह डेवलपमेंट रियल डेवलपमेंट हो, बरकरार रहे यह डेवलपमेंट, और आगे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनके भी काम आए आज का किया हुआ डेवलपमेंट। और फिर वो आगे जो अपने जनरेशन का जब टाइम आएगा, उनका अपना टाइम, उसमें फिर वो अपने हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से फिर डेवलप करेंगे। तो वो तभी डेवलप कर पाएंगे उस टाइम के हिसाब से जब उनके पास रिसोर्सेज होगा। Are you getting my point, students? Yes, sir. सब आवश्यकताओं को जान करके दुनिया के दिग्गजों ने बैठक की। हेड ऑफ द स्टेट्स आपने मीटिंग किया, या हेड ऑफ द स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग किए। ये पिक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? जी सर, दिख रहा है। यस। और इनके मीटिंग के फलस्वरूप इन्होंने तय किया 2015 में कि अब बहुत हो गया। इस 2015 में के पहले भी इन्होंने कई सारी मीटिंगें की थी। दुनिया के कई देश जो है, जो क्लाइमेट चेंज के प्रति जो अवेयर थे, और जिनको चिंता थी विशेष, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज, उनको चिंता है ज्यादा, उनको भी चिंता है। हालांकि डेवलपिंग कंट्री क्या करते हैं, कहते हैं कि आप लोग तो डेवलप कर गए, अब हमको कह रहे हैं कि कार्बन एमिशन कम करो, तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, हमारे यहाँ पॉवर्टी है, उससे कैसे लड़ेंगे, शिक्षा कैसे दूर करेंगे। ओके, आप कहते हो ये क्लाइमेट। तो हालांकि ये सबके लिए चैलेंज है। इसलिए डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन, और जो बहुत ही गरीब देश हैं, जिनके पास अपनी कोई भी संपत्ति कुछ इस प्रकार की नहीं है जिससे वो ये जो खर्चीले अभियान है उनको वो फंड कर सकें, तो उनके लिए यूनाइटेड नेशन, गरीब देश जैसे कि बहुत छोटे छोटे देश, जैसे पोलिनेशिया हुआ, टुवालू हुआ, इस सब तरह के देश जो ओशियनिया में है, आपके प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, छोटे छोटे देश, आइलैंड नेशंस, ठीक है। तो इनका जो इकोनॉमी है वो बेसिकली चलता है टूरिज्म पर। कुछ भी इनके यहाँ प्रोडक्टिविटी होती नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है या कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है, बेसिकली टूरिज्म पर चलता है। अब लॉकडाउन में, ये कोरोना में तो टूरिज्म वैसे ही बंद रहा, तो इन सब की सरकारों की हालत खस्ता है। वो कहेंगे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए फंडिंग कहाँ से लाएंगे। तो उनको यूनाइटेड नेशन मदद करती है। अब भारत जैसा देश, उनको फंडिंग खुद से लगाना पड़ेगा। कि आपके पास तो बहुत है, आप कीजिएगा खुद, आप गरीब देश के इनकी श्रेणी में नहीं आते हैं, गरीब देश के श्रेणी में आते हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, 2015 में 17 पॉइंट्स बनाए, और इन्होंने वचन लिया कि इन 17 पॉइंट्स को हम 2030 तक, शपथ ली कि 2030 तक इसको हम, इस सारे पॉइंट्स को, इस सारे प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर देंगे, इनका हम सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक। तो ये इन सारे जो पॉइंट्स हैं वो हैं आपके ये, नंबर 1, देयर शुड बी नो पॉवर्टी आफ्टर 2030। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2022, सॉरी 2021, 2022 को। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। 8 साल बाद 2030 हो जाएगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो क्रिएट किया गया था, जिस एम के साथ 2030 तक हम इसको पूरा कर लेंगे, उसका 8 साल और बचे हैं। तो इनके अंतर्गत जो इन्होंने एम बनाया है वो यह है, पहला एम कि कोई भी गरीबी ना रहे, गरीबी को मिटा दिया जाए,
ठीक, यानी पॉवर्टी को एंड कर दिया जाए इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स, एवरीवेयर, दुनिया में हर जगह से गरीबी को नामो निशान मिटा दिया जाए। ये 2030 तक इन्होंने गोल बनाया। किन्होंने? यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ओके, दूसरा है आपका, ये फिगर दिख रहा है क्लियर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर सब, ये जी सर। जीरो हंगर लिखा हुआ दिख रहा है। दूसरा गोल है जीरो हंगर। जी सर। ये भूखमरी से, जो भूख की वजह से जो लोग मर रहे हैं, ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, बॉडी का ग्रोथ रुक रहा है, डेवलपमेंट रुक रहा है। जैसे अफ्रीका में बच्चे जो है माल नॉरिश्ड होते हैं बहुत ज्यादा। उम्र है 11 साल, लेकिन दिखने में लगेगा 6 साल का होगा, 7 साल का होगा बच्चा, लेकिन उम्र है 11 साल। और वही उल्टा यूरोपियन कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में आपको लगेगा कि ये लड़का लगता है कि 18-20 साल का है, पूछोगे तो पता चलेगा 14 साल का है। तो यहाँ पर इन गरीब देशों में ये भुखमरी की समस्या है, इसको एंड कर देना है 2030 से पहले तक, और सारे लोगों को, दुनिया में रहने वाले सारे लोगों को फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ न्यूट्रिशन, पोषण भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे महिलाओं का पोषण का रिक्वायरमेंट अलग है, बच्चों के पोषण का रिक्वायरमेंट अलग है, बुजुर्गों का अलग है, जवानों का अलग है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के फिजिकल वर्क करने वाले लोगों का पोषण का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो एक थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन इसमें फिर न्यूट्रिशनिस्ट और गवर्नमेंट के अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, एनजीओज वगैरह आएंगे, क्योंकि ये जो इन्होंने गोल बनाया है, दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी मेंबर सदस्य हैं 192 कंट्रीज, उन सब को ये पालन करना है, उन सब को यह अचीव करना है। तो आप कहोगे सर पाकिस्तान कैसे करेगा? वो इंडिया तो चलो कुछ सोच भी सकते हैं, इस दिशा में कार्य करेगा, पाकिस्तान कैसे करेगा? और अब जो अभी अफगानिस्तान में चल रहा है वो कैसे करेगा ये सब काम? अभी तो उसका दूसरा ही काम चल रहा है। तो जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा, उसको क्या कर सकता है यूनाइटेड नेशन? कुछ नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशन तो एक पंगु संस्था होती है, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन वो पुश करेगा, फंडिंग रोकेगा, फंडिंग देगा, इस फंडिंग का लालच रहेगा कि आपको अगर ये सब कीजिएगा तो इतना पैसा मिलेगा ये सब करने के लिए। ठीक है, तो ये सब रहेगा, चलेगा। तो दूसरा गोल है कि आपको भूखमरी को मिटा देना और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, और एग्रीकल्चर जो है उसको बढ़ावा देना इसके अंतर्गत। फिर थर्ड है आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। समझ में आ रहा है? तो इसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं, दुनिया के हर निवासी को, हर देश के हर नागरिक को एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले, यह इसका ध्येय है। और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए, उनके वेल बीइंग हो। ठीक है, सिर्फ बच्चों के नहीं, जवानों के नहीं, बूढ़ों के नहीं, महिलाओं या पुरुषों के नहीं, सभी एज ग्रुप के लोगों के। समझ रहे हो? सभी एज, यानी बच्चों पर हम ज्यादा हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, बूढ़ों पर कम दे रहे हैं, ऐसी नहीं, सब पर देना है, सब एज ग्रुप को इम्पोर्टेंस देना है। चौथा है आपका क्वालिटी एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन की क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन देना, वो एजुकेशन जिससे उसका कोई मीनिंगफुल मतलब निकले, उसको कुछ फायदा हो। जैसे एजुकेशन बहुत तरह का होता है, धार्मिक एजुकेशन भी होता है, अपना रिलीजियस टीचिंग है, तो उस एजुकेशन से क्या इसमें उसका भूखमरी मिट जाएगा क्या, गरीबी मिट जाएगा, या हेल्थ कंडीशन सुधर जाएगा क्या? नहीं, ऐसा एजुकेशन दें जिससे वो सशक्त हो, रोजगार पूरक हो, उसका रोजगार मिले, उसके लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, और उसके इस वर्क से देश का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो उनको हमको क्वालिटी एजुकेशन दिलाना है, और समाज के सभी लोगों को, यानी कोई महिला लड़की के साथ भेदभाव ना करते हुए, सबको इंक्लूड करते हुए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छे शिक्षक, अच्छी किताबें, अच्छा सिलेबस, अच्छा कैंपस, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके साथ हमको प्रोवाइड कराना है।
साथ ही साथ क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबका है और ये लाइफ लॉन्ग अधिकार है, जीवन के किसी भी उम्र के पड़ाव पर कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है कभी भी, ऐसा नहीं है कि बूढ़ा आदमी पढ़ नहीं सकता है। तो इसलिए जो है लाइफ लॉन्ग, साथ ही साथ इसके जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी सबके लिए उपलब्ध कराया जाए, हर एज ग्रुप के लिए। जैसे कोई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग नेशन है, वहां पर शिक्षित लोगों की संख्या कम है, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर फिर जो बुजुर्ग पॉपुलेशन होगा या एजेड पॉपुलेशन होगा वो भी कम शिक्षित होंगे। तो क्या वो इसी तरह अशिक्षित मर जाएं और कंट्री वेट करे कि नया जनरेशन जब ऐड होगा तो वो शिक्षित ऐड होगा तब कंट्री प्रोग्रेस करेगा? नहीं, जो भी जिस ग्रुप में है अगर इलिटरेट है तो उसको एजुकेटेड बनाइए। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट चले। Yes, sir. फिफ्थ गोल इज जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी को अचीव कीजिए और एम्पावर कीजिए सारे वुमन और गर्ल्स को, सारी महिलाएं और सारे लड़कियां, उन सब को आप सशक्त बनाइए। लड़कियां कहने से मतलब है कि शादी के पहले भी उनको सशक्त बनाइए, और महिलाओं कहने का मतलब है शादी के बाद भी उनको सशक्त बनाइए, ताकि ये दोनों जो स्टेज हो, इम्पोर्टेंट फेज ऑफ लाइफ है फीमेल्स के, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, इन दोनों फेज का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी, पहले तो फैमिली के लिए, फिर सोसाइटी के लिए और लास्ट में देश के लिए काम आए इनका कंट्रीब्यूशन। तो जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा नहीं होगा। इक्वालिटी भी रखिए, साथ में महिलाओं को इक्विटी भी दीजिए। इक्वालिटी से महिला सशक्तिकरण के दिशा में आप कदम तो उठा सकते हैं, लेकिन महिला को सशक्त जो है आप कंप्लीटली नहीं बना सकते अगर इक्वलिटी पर चलेंगे तो। ठीक है, तो इसमें आपको इक्विटी भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे आज लव जी क्लास में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने काफी सुंदर एक्सप्लेन किया इक्वलिटी और इक्विटी और इक्वालिटी के बीच का डिफरेंस। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि इफ सपोज there is a cricket match going on in this cricket playground field. Players are there and a group of students, suppose आप लोग यहाँ पर जितने हैं, suppose कहीं इसी में से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है वो बगल से जा रहा था, रोड से देख रहा है बगल में मैच हो रहा है, क्यों ना हम देखें। वो मैच देखने के लिए गए, लेकिन इस ग्रुप में कुछ लड़कियां जो थी मैच देखने के लिए गई, लड़कियां लड़के सब थे, लड़कियां मैच देखने के लिए गई। लेकिन सपोज कीजिए ये मैदान जो है, इस मैदान के बाहर चारों तरफ एक 8 फीट की बाउंड्री है, 8 फीट की एक चारदीवारी है, उसके इधर मैच हो रहा है। तो अब इधर वालों को मैच देखने के लिए बाउंड्री के ऊपर चढ़ना पड़ेगा या बाउंड्री के ऊपर से ताकना पड़ेगा? मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? जी सर। सपोज a girl whose height is 5 feet and a girl whose height is 6 feet, suppose, and a boy whose height is 7 feet. अब ये तीनों मैच देखने के लिए गया, तीनों के लिए सेम बाउंड्री है, सेम हाइट है 8 फीट। ये कैसे करेगा? बॉय जो है 7 फीट का है, मान लो 7 फीट का कम ही होता है वैसे लड़का जनरली, मान लो थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल सिचुएशन 7 फीट का लड़का है, अब उसके सामने 8 फीट की दीवार है, तो वो 1 ही फीट वो कम हुआ दीवार के हाइट से। वो क्या करेगा, 1 फीट तो अपने बॉडी से ऐसे उछल के दीवार के ऊपर चढ़ के वो मैच देख सकता है। ये लड़का क्या करेगा, दीवार के ऊपर उछल के चढ़ जाएगा और मैच देखने लगेगा, या अपने पैर के नीचे कोई ईंटा या पत्थर लगा के
उसके ऊपर खड़ा होकर मैच देखेगा। 5 फीट की लड़की जो है वो क्या करेगी, उसको भी मैच देखना है बाउंड्री से उधर, वो क्या करेगी, वो 3 फुट का एक स्टूल लगाई और देखी। 6 फुट की लड़की क्या करेगी, वो 2 फुट का स्टूल भी लगा ले तो वो देख लेगी मैच को, और लड़का को देने की जरूरत नहीं, दीवार पर चढ़ के भी देख लेगा। अब आपने जो है इस पूरे को 2 फीट का टूल दे दिया इन तीनों लोगों को, तुम ये टूल लेकर के देख सकते हो। लड़का बोला हमको जरूरत नहीं है, हम उछल के देख लिए, चढ़ के देख लिए। तो ये जो है सोसाइटी में, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो हड़प करके छीन करके, अगर नहीं भी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं को पीछे ढकेल के वो अपना अधिकार प्राप्त करते हैं या आगे चलते हैं। काम के क्षेत्र में, जहाँ कार्य क्षेत्र होता है, वहीं पढ़ने के क्षेत्र में महिलाएं फिर क्योंकि वो ज्यादा परिश्रमी होती है वो पीछे छोड़ती है। हालांकि छोड़ो, यहाँ पर फिर आप देखिए, अगर 2 फीट का टूल दिए तो 6 फीट वाली लड़की देख लेगी मैच, 5 फीट वाली नहीं देख पाएगी। 5 फीट वाले को 3 फुट टूल की आवश्यकता है। तो अब आप देखिए, अगर यहाँ पर हम इक्वलिटी के हिसाब से चलें, जेंडर इक्वलिटी, सब लड़की को 2-2 फुट का ही टूल दे दिए तो कोई देख पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा, सारे लोग नहीं देख पाएंगे, कुछ वंचित रह जाएंगे। इसलिए कुछ महिलाओं को एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या उनको पुश करने की जरूरत है ताकि वह अपने उस जकड़न से बाहर आ सके। इसलिए इनको इक्विटी बेस्ड ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तभी क्या होगा, महिला सशक्तिकरण होगा और जेंडर इक्वलिटी आ सकती है। अगर इनको 2 फीट का टूल दे दिए, सब महिलाओं को एक हिसाब से, पुरुष को भी दे दिए सेम अपॉर्चुनिटी, महिला को भी दे दिए सेम अपॉर्चुनिटी, तो पुरुषों को दिया हुआ अपॉर्चुनिटी हो सकता है वेस्ट जाए, उनको जरूरत भी नहीं है। तो इस हिसाब से आपको रिजर्वेशन का सिस्टम बनाना पड़ेगा महिलाओं के लिए अलग से, और किसी खास क्षेत्र की या किसी खास एज ग्रुप की, किसी खास कास्ट की महिलाओं को फिर विशेष रूप से उस रिजर्वेशन के अंदर भी विशेष प्रेफरेंस देना पड़ेगा। हो गया स्टूडेंट, समझ में आया ये लॉजिक? हेलो सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो। हाँ सर, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है बात क्लियर सर। बीच बीच में तुम लोग बोलते रहोगे, क्योंकि क्या होता है इस तरह से, जैसे अभी लगता है हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं टीचर, लगता है दीवार से बात, बीच बीच में हाँ नहीं सर, हो। अभी आवाज नहीं आ रही थी बट अब आ रही है। इस ध्यान से सुन रहे थे ना इसलिए। फिर होता है आपका कि सस्टेनेबल गोल, तो इसके तहत यह भी आपको जेंडर इक्वालिटी की तरफ कदम बढ़ाना है। कैसे कदम बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाना है, किस तरह से उनको गैप को कम करना है, यह रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी यह ट्रीटमेंट जो है वेरिएट करेगा। जैसे अमेरिका में जेंडर इक्वालिटी की कोई बात करेगा, हालांकि वहां भी होता है जेंडर बायसनेस, हर सोसाइटी में होता है, डेवलप्ड सोसाइटी हो चाहे अंडर डेवलप या डेवलपिंग, सब सोसाइटी में हो रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा उसी सोसाइटी में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वहां भी हो रहे हैं, यहाँ भी और सब जगह हो रहे हैं। फिर देखिए क्लीन वाटर, आपका जेंडर इक्वलिटी हो गया। ओके, तो इसके तहत जी सर। इक्वलिटी या एज एन के कारण जैसे हो, वो कंट्री का अपना प्रॉब्लम वो आप एड्रेस कीजिए, अपने लोकल एथिकल सोशल इश्यूज का कंट्री का अलग अलग है उसको एड्रेस कीजिए, और लेकिन रिजल्ट क्या है, आप एम्पावर कीजिए सारी महिलाओं और सारी लड़कियों को। फिर अब आपको करना है छठा गोल जो है
वह ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ का के इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो उन्होंने तय किए हैं, जिसके अंदर सारे देशों ने 192 देशों ने साइन किया है, इसके तहत इनको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पर काम करना है और अपने नागरिकों को शुद्ध पानी का जो स्रोत है उससे शुद्ध पानी उपलब्ध कराना है और इस तरह से उपलब्ध कराना है शुद्ध पेयजल कि वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध रहे, यानी आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी रहें वो बचे हुए, आप ही खर्च ना कर दो सारे अंधाधुंध में, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर दीजिएगा। तो ये कैसे होगा? उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना होगा ताकि हम जितना कंज्यूम करें फिर उतना ही सिस्टम में ऐड हो जाए पीछे से। जैसे किसी अगर वाटर बॉडी से हम पानी निकाल रहे हैं तो उतना ही पानी पीछे से उस वाटर बॉडी में फिर अपने स्रोत से, उस वाटर बॉडी में भी किसी स्रोत से पानी आया वो ऐड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल पूना में जो पानी सप्लाई होता है खड़गवासला लेक से, पूना शहर के निवासी जो पानी पीते हैं वो खड़गवासला लेक से फिल्टर होके जाता है। तो खड़गवासला लेक से शहर के जरूरत की और पूरा खड़गवासला लेक की जरूरत पूरा नहीं करता, और भी वाटर बॉडीज हैं उनसे भी पूरा होता है। खड़गवासला लेक बड़ा एक हिस्सा उसका होता है। उसी तरह मुंबई में मीठी नदी है, ओके, और कुछ लेक्स हैं, इन सबसे पूरा। तो यहाँ सर हाँ बोलिए। नहीं सर सुन रहे हैं। तो इन वाटर बॉडीज से जितना पानी निकाला जाएगा शहर के नागरिकों को उपभोग करने के लिए और वाटर सप्लाई सिस्टम में डाला जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, वो पानी अगर पीछे से सिस्टम में ऐड ना हो उस वाटर बॉडी में तो क्या होगा? धीरे धीरे वाटर बॉडी सूख जाएगा, डिप्लीट करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल भोपाल का लेक, वो वाटर बॉडी जो है डिप्लीट करते जाएगा और अंततोगत्वा किसी दिन वो जाके मृतप्राय हो जाएगा, सूख जाएगा और उस वाटर बॉडी का इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा और फिर उसके अगल बगल रहने वाले लोगों के लिए फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है डेली की आवश्यकता है। एक बार उसने अंधाधुंध दोहन करके पानी से गाड़ी भी धो रहा है, खूब पानी पटा रहा है, वेस्ट कर रहा है वाटर, ठीक है, करके उन्होंने खत्म कर डिप्लीट कर दिया सोर्स, अब है नहीं, अब बाद में वही पानी के लिए तरसेगा। और गवर्नमेंट को क्या, फिर गवर्नमेंट की तो उत्तरदायी है कि पानी का रिक्वायरमेंट पूरा करे, तो गवर्नमेंट को क्या बर्डन होगा? आप ही के टैक्स के पैसों से वो फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएगा ताकि आपके पानी का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। कहीं दूर दराज से पानी लाएगा, ट्रेन से पहुंचाएगा या किसी वाटर बॉडी में, फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट पैसा खर्च करके वहां करेगा। अल्टीमेटली मार किस पर पड़ी? उन्हीं पर पड़ी जिन्होंने वेस्ट किया, या उनके बच्चों पर पड़ेगी जिन्होंने वेस्ट किया। आगे आने वाले जो जनरेशन्स हैं होंगे वो हम लोगों को गालियां देंगे कि इन्होंने नाश कर दिया। और हम लोगों का जो ये पर्टिकुलर ये भी जो टाइम जो चल रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गई और एक जनरेशन के ही लोगों ने एक इतना लीप देख लिया कि रेडियो से टीवी, टीवी से मोबाइल, एक ही जनरेशन के अंदर इतना लीप हुआ, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। प्लेन में चलना आम बात हो, ट्रेन व्रेन भी खैर अभी वो लॉकडाउन की वजह से ये सब कम हुआ, लेकिन ये एक टाइम पर काफी पीक पर थे, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली तो ये जो ब्रैकेट के लोग हैं इन्होंने एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंचाया है और चूंकि इन्होंने पहली बार सब चीजों का इस्तेमाल किया, नया नया शुरू किया, और उनका जो रिपरकेशंस हैं, जो उनके दूरगामी प्रभाव है, कुछ दिनों के बाद परिलक्षित हुए, उसके बाद वो संभले, तब तक देर हो गई। जैसे कि आज आपको भल्चर नहीं दिखते हैं, गिद्ध नहीं दिखते हैं, पहले गिद्ध बहुत होते थे। कोई भी जानवर कहीं मर गया तो तुरंत आसमान में गिद्ध मंडराने लगते थे, आज नहीं दिखते हैं। कारण क्या है कि आपने जो गायों को खिलाया दवाई, एंडोसल्फान लाइक दिस ड्रग्स जो दिए थे उनको, और वो गायें जब मरी तो उनको इन गिद्धों ने खाया और उस दवा के प्रभाव से इन गिद्धों के जो अंडे थे, उनके जो कवच थे वो बहुत पतले हो गए।
सेल जो होता है, अंडा के ऊपर जो छिलका उजला वाला कैल्शियम कार्बोनेट का जो छिलका होता है वो पतला हो गया, जिसकी वजह से जो चूजे थे इन गिद्धों के, वो चूजे समय से पूर्व ही डेवलप ना हो सके और वो अंडे के टूट जाने की वजह से वो मर गए और मरने लग गए। आपने क्या किया था? जो दवाई गाय को दिए थे वो गाय के बॉडी में रह गया। गाय जब मरी उसको गिद्धों ने खाया, गिद्धों के बच्चे प्रभावित हो गए, वो जनरेशन खराब हो गई, अंडे फूट गए, तो गिद्ध के बच्चे बचे नहीं, तो गिद्ध अब लुप्त प्राय हो गया है, एंडेंजर्ड हो गया गिद्ध। समझ गए? और वल्चर्स अगर चले गए तो आपके सोसाइटी में बहुत सारा ये सब जो डेड बॉडीज हैं, कैराकैसेज हैं, इनको कौन खाएगा? कौन जी सर। ट्रीट करेगा? क्या होगा? एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे विल रॉट, वो सड़ेंगे। या अगर म्यूनिसिपैलिटी ने ट्रीटमेंट कर दिया, उसको दफना दिया, मिट्टी में गाड़ दिया, तब तो ठीक, लेकिन वो हो गया। नहीं तो उसके पहले क्या था? गिद्ध जो है फ्री में बिना जमीन लिए बर्बाद किए, या उसको जलाने में हवा प्रदूषित होगी, बिना हवा प्रदूषित किए, या उसको कोई पानी में बहा देता तो वाटर बॉडी प्रदूषित होती, बिना पानी में बहाए हुए गिद्ध उसको नोच नोच के खा जाता और अपना भी जरूरत पूरा कर लेता जीवन का, और साथ में बच्चा भी पैदा कर देता आगे की, और नोच नोच के खा ले जो मर जाए। गिद्ध जो है सो जिंदा को नहीं नोचता है, वो मरे को नोचता है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? जी सर। तो वाटर बॉडी का इस तरह से यूटिलाइजेशन कीजिए वो आपके लिए भी पर्याप्त हो और बचा रहे, आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी पर्याप्त हो, और वो घटे नहीं। फिर जो है साथ ही साथ सैनिटेशन भी, एक गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर वहां के रहने वाले बासिंदे जो हैं इस गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते हैं, तो सरकार को अपने अधिकारी और प्रशासन सुरक्षा कर्मियों की मदद से इन आदतों को उनको सिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए शुरू में स्वच्छ भारत अभियान के तहत डीएम और ये सब अधिकारी घूमते थे, जो भी खुला में पकड़ा गया उसको जुर्माना लगता था या दंड होता था। ओके, फिर ये ढीला पड़ गया, फिर तब तक बहुत सारे लोगों ने ऑन पेपर ही सही टॉयलेट बनवा लिए, स्वच्छ भारत योजना घर घर टॉयलेट हो गया। ठीक है, तो जो भी कीजिए, हर कंट्री हर रीजन का अपना अपना इशूज है, उसको उस हिसाब से टैकल करने का टैक्टिक्स उसी गवर्नमेंट को बनाना है, लेकिन उनको बनाना है ताकि, चूंकि सैनिटेशन अगर हाइजीन नहीं रहेगा, सैनिटेशन हाइजीन नहीं रहेगा, तो आपके वाटर बॉडी भी इसमें सैनिटेशन के जो कंपोनेंट्स हैं, पदार्थ हैं, वो उसमें मिल जाएंगे आपके वाटर बॉडी में और उसको कंटामिनेट कर देंगे। तो प्रॉपर सैनिटेशन। फिर देखिए 7वां गोल जो है दैट इज आपका ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इस पर काम करना है। यानी अफोर्डेबल एनर्जी उपलब्ध करवाना है अपने नागरिकों को। तो यह एश्योर करना है उनको कि हर नागरिक को अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी उपलब्ध हो। तो इसके तहत कार्य कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। सौर ऊर्जा, पवन चक्की ऊर्जा, इन सब प्लांट्स को, यूनिट्स को बिठाया जा रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? अफोर्डेबल है। एक बार खर्च लगता है इनको बिठाने में, उसके बाद सिर्फ स्टाफ का खर्च है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस खर्च है, ये अपने आप चल रहा है। पीछे से कोई रॉ मटेरियल की इसको सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। सूर्य हर दिन खुद ब खुद निकलेगा, वो अपना रॉ मटेरियल दे रहा है, उससे बिजली बन रही है। या पवन चक्की है, हवा बहेगी अपना खुद ब खुद, आपको बहाने की जरूरत नहीं है, नेचर बहा रहा है और आपका पवन से एनर्जी बन रहा है। तो ये सब क्या है? रिलायबल है, अफोर्डेबल है, सस्टेनेबल है। हाँ, एक पवन चक्की को बनाने में उसमें बहुत खर्चा लगा, करोड़ों रुपया, लेकिन एक बार लग गया, उसके बाद उसमें खर्च लगभग ना के बराबर है। और ये मॉडर्न एनर्जी फॉर्म है। तो इस तरह के एनर्जी फॉर्म को उपलब्ध कराएं लोगों को।
8वां गोल है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क का मतलब है ठीक ठाक काम, कोई गंदा काम नहीं। अपने नागरिकों को अच्छे काम उपलब्ध कराएं, अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, ताकि वो समाज के सम्मानित नागरिक बने और अपना जीवन यापन भी करें और अपने परिवार की आवश्यकता का पूरा करें सर उठा करके। कोई गंदा काम में उसको न लगा दीजिए। जैसे कुछ कंट्री जो है अपने नागरिकों को गंदे कामों में भी लगा दे रही है और कह रही है कि वो काम मिला हुआ है, तो वो नहीं होगा। जैसे तालिबान है, वो अपने नागरिकों को कहेगा कि बंदूक उठाएगा, गोली मारो, तो क्या अच्छा काम दे रहा है? नो सर। वर्क देना है और वर्क के फलस्वरूप जो आर्थिक प्रगति होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वही काउंट होगा। तो इसके आपको प्रमोट करना है, सस्टेन्ड, ताकि आज का काम फिर वो चालू रहे, आप किए आपके बाद कोई और करेगा सेम काम। जैसे डॉक्टरी का काम है, आप किए जीवन भर, आप मर गए, फिर कोई और भी डॉक्टर बनेगा। ऐसा नहीं कि आप ही डॉक्टर थे, आप डॉक्टरी जिंदगी भर की, फिर और कोई बन ही नहीं सकता। आपने अपने फील्ड में काम किया, वो सस्टेन्ड रहेगा, उस काम को कोई दूसरा आगे लेके जाएगा। और सभी लोगों को इंक्लूड करते हुए समाज के हर सेक्शन, हर सोसाइटी, हर एज वर्ग, हर दोनों तरह के जेंडर, इन सब को इंक्लूड करते हुए एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान बनाया जाए और उस पर वर्क किया जाए। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ और प्लान पर जब वर्क किया जाएगा और यह जब धरातल पर आएगा, प्रोग्रेस पर आएगा, होगा जब इन रियलिटी, तब यह क्या प्रोवाइड करेगा? एक फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट and decent work available for the individuals or the citizens of that country। तो इस तरह से ये गोल को भी अचीव करना है हर नेशन। वो कर लेगा नेशन, उनका खुद का तरक्की है और ओवरऑल दुनिया की तरक्की है, दुनिया के लोग खुशहाल होंगे। क्योंकि इनका मानना है यूनाइटेड नेशन में, दुनिया के किसी एक कोने में अगर लोग रो रहे हैं तो उनके आंसुओं की जो बौछार है दुनिया के दूसरे कोने में रह रहे लोग पर भी पड़ेगी। आज के डेट में पहले क्या होता था, दुनिया के एक कोने में 1000 लोग मर गए, आप बेडरूम में, आपको कुछ पता भी नहीं चला, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको कुछ पता नहीं चला। नो एगोनी, नो एक्सटेक्सी, नो नथिंग हैज हैपेंड टू यू, नो चेंज इन मूड, कुछ आपको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपके बगल के शहर में अगर कोई घटना हो जाए या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना हो जाए, वो आपके बेडरूम में टीवी के माध्यम से आपके सामने आ जाता है। तो आप, वर्ल्ड हैज बिकम द ग्लोबल विलेज, तो आप नहीं बच सकते। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कुछ भी, जो जैसे अफगानिस्तान में अभी जो एगोनी हो रही है, इतनी भयावह जो जघन्य अपराध और कांड हो रहे हैं, तो ये इसका असर एक ग्लोबल असर है, सब लोगों पर पड़ने वाला है। समझ रहे हो? इसकी जो प्राइस है पूरी दुनिया चुकाएगी अगर सभी लोगों ने जल्दी से जल्दी मिलकर इसका समाधान नहीं किया तो इसीलिए इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट वन इज गोल नंबर 9, विच इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने अपने क्षेत्र में देश जो है वह एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें जो कि प्रमोट करे अगेन एक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो इंट्रोड्यूस करे। किसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इंडस्ट्रियलाइजेशन।